Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं आरटीई एक्ट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके किसी भी एग्ज़ाम जो टीचिंग से रिलेटेड है उनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। ये इससे क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसे हम बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप चैनल पे नया हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आरटीई एक्ट आखिर है क्या, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि अबाउट आरटीई एक्ट जो है 2009 में इसे रखा गया है, लेकिन ये लागू जो हुआ था 2010 में हुआ था। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि 12 दिसंबर 2000 में 86 ठीक है अमेंडमेंट हुआ था, यानी बदलाव हुआ था हमारे ठीक है संविधान के अंदर। और ये जो एजुकेशन है इससे पहले जो एजुकेशन थी वो हमारा क्या एक मूल अधिकार नहीं था, लेकिन अब जो है एजुकेशन वो हमारा फंडामेंटल राइट बन गया। ठीक है, हर बच्चा जो है या जो भी अनपढ़ व्यक्ति है वो अपनी एजुकेशन ले सकता है, उसका एक ये मौलिक अधिकार हो गया। उसके बाद अगर दूसरी बात करें हम तो 1 अप्रैल ठीक है 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। मतलब कहें तो ये 2009 में इसका प्रस्ताव वगैरह आया और सारी चीज़ें इसमें बनते बनते कम से कम 1 साल का समय लगा, और ये फिर जाके 1 अप्रैल 2010 यानी 2010 में लागू हुआ। ठीक है, और किसको छोड़ के? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद जो आर्टिकल 20A है उसमें फ्री एजुकेशन की बात की गई है। फ्री एजुकेशन की बात की गई है, वो भी किस समूह वर्ग के लिए? तो वो है आपका है 6 से 14 वर्ष के। जो 6 से 14 वर्ष के बालक या बालिकाएं हैं उनके लिए आप फ्री क्या है एजुकेशन मिलेगी। और कौन से आर्टिकल में बात की गई है? ये आर्टिकल 21A में बात की गई है। उसके बाद आपका आता है जो आपका पूरा आरटीई जो है उसमें कितने चैप्टर या कितने अध्याय हैं? तो आपके 7 हैं। ठीक है, और 41 जो है आपका 4th जो है आपका उसमें क्या है बात की गई है आपके टीचिंग से रिलेटेड, जो भी है एजुकेशन से रिलेटेड बात की गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 4th वाला जो आपका चैप्टर है। ठीक है, सेक्शन की बात कर लें कि इस जो आरटीई एक्ट जो है इसमें कितने सेक्शन दिए गए हैं, तो वो आपके सामने दिए हुए हैं 38। तो ये क्वेश्चन जो है कहीं से भी बन सकता है, सेक्शन पूछ सकता है या इसमें अध्याय या चैप्टर पूछ सकता है कितने हैं, फिर कब लागू हुआ और फिर किस में ये लागू नहीं हुआ। जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हुआ है, ये आपको पता लग चुका है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि थोड़ा सा डिटेल में जाके कि आखिर आरटीई एक्ट क्यों और किस लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर है कि एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल इक्वलिटी एंड फॉर्मल स्कूल विच सेटिस्फाई सर्टेन एसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। बात ये कही जा रही है कि जो एक बच्चा है कोई भी, तो उसके लिए क्या है फुल टाइम एजुकेशन जो है एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए और वो ले सकता है। ठीक है, उसमें कोई भी ऐसा अब नहीं है कि नहीं ये नहीं ले सकता है। किसी भी जाति वर्ग या किसी भी आप कास्ट रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं लेगा। और सबके लिए क्या इक्वलिटी का ये सम्मान यानी एक समानता का अधिकार प्राप्त हुआ है, और जिसके तहत ये क्या है सारे लोग जो हैं एजुकेशन को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है कि आरटी जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आपका 2009 में दिया गया है, तो इसके अंदर कुछ बातें हैं जो कुछ बदलाव हुए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला आपका है जब कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट हुआ था आपका 2009 में, इज इंसर्टेड आर्टिकल A30 आर्टिकल जो है आपका 21A। ठीक है, आर्टिकल जो है 21A में हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फ्री कंपलसरी एजुकेशन। इसमें बात किसकी की गई है? जो आर्टिकल A21 है आपका, आर्टिकल 21A जो है इसमें बात की गई है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। तो इस जो आर्टिकल का अगर बात कही जाए तो आपका पूछ लेता है कि 21A में किसकी बात की गई है, तो आपको बताना होगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है कि आपका एज ग्रुप, जो एज ग्रुप है वो कौन सी एज ग्रुप के लिए मतलब दिया जाएगा, तो ये आपका है 6 से आपका 14। ठीक है, यानी 6 to 14 ईयर के जो बच्चे बालक या बालिकाएं हैं उनको फ्री कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, और ये उनका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, उनका ये क्या है मौलिक अधिकार है। उसके बाद आपका आता है कि आर्टिकल 21A जो है वो आरटी एक्ट कम इनटू द अफेक्ट
1 अप्रैल 2010 में, यानी मैं बात करूं तो 1 अप्रैल 2010 में ये कम्प्लीटली लागू हुआ था आपके पूरे भारत में, बस 2 राज्यों को छोड़ के, जम्मू एंड कश्मीर को। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट और देखते हैं। इसमें कहते हैं द टाइटल ऑफ द RT एक्ट इनकॉर्पोरेट्स द वर्ड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, जो इसका टाइटल दिया गया है या इसकी बात की गई तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। अगर बात बोली जाए कि जो RT एक्ट है उसमें ज़्यादातर अकॉर्डिंग टू एजुकेशन पे जो इम्पैक्ट डाला जा रहा है या जोर डाला जा रहा है, तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद आपका पॉइंट आता है कि इट मेक प्रोविजन फॉर नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन अप्रोप्रिएट एज क्लास ग्रुप। मतलब अगर कोई बच्चा 6 साल में उसे क्लास में या स्कूल में नहीं भेजा गया, दाखिला नहीं लिया है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो 8-10 साल का बच्चा है तो उसे 6 क्लास में दाखिला मिलेगा। अकॉर्डिंग टू उसके एज के अप्रोप्रिएट क्लास उसको प्रोवाइड की जाएगी, और जो बाकी की एजुकेशन रह जाती है उसको क्या है होता है ब्रिज कोर्स के द्वारा उसको पूरा किया जाता है। नेक्स्ट आपके बात आती है आप किसी भी जो बच्चे को फेल नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन उसे क्या पास ही करना है, इसके अकॉर्डिंग ऐसा बात इसमें कही गई है। उसके बाद आता है कि कुछ इसमें ऐसी प्रतिबंधित चीज़ें भी की गई हैं जो टीचर को नहीं करनी है, जो बच्चे को आप क्या उस तरीके से उसे प्रताड़ित या उसको किसी प्रकार डरा धमका नहीं जा सकते। तो पहली बात है फिजिकल हरेसमेंट नहीं होना चाहिए, आप किसी भी प्रकार से फिजिकल हरेसमेंट नहीं कर सकते या मेंटल हरेसमेंट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद क्या है स्क्रीनिंग। आपने देखा होगा कि महंगे महंगे जो स्कूल हैं या जो बड़े स्कूल हैं उनमें क्या होता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, माँ बाप का, उनके पेरेंट्स का, बच्चों का, सबका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो वो क्या है यहाँ पर इन्होंने प्रोहिबिटेड किया है, यानी उसको प्रतिपादित किया गया है कि वो नहीं करेंगे ऐसा, कि चिल्ड्रन का एडमिशन आपको हर हालत में लेना ही लेना होगा। ओके, उसके बाद आपका आता है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें 25% सीट रिजर्व रहेंगी, जो आपके निम्न स्तर के बच्चे हैं या जिन कैटेगरी में जो आपके आते हैं पॉवर्टी लेवल के, उनके लिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि प्रोवाइड ट्यूशन बाय टीचर। जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनके लिए टीचिंग स्कूलों में कर भी रहे हैं और फिर उन्हें ट्यूशन पढ़ाना जो है वो एक प्रतिबंधित या आपको प्राइवेट तरीके से ट्यूशन देने के लिए मना किया जाता है। उसके बाद जो है रनिंग ऑफ स्कूल, आप विदाउट रिकॉग्नाइज यानी बिना किसी मान्यता प्राप्त किए बगैर स्कूल को रन नहीं कर सकते, आपके ऊपर वहाँ पर कुछ भी कार्रवाई होगी लीगल। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए कि जैसा कि अगर बात करें फ्री एजुकेशन की, यहाँ बात बार बार की जा रही है, तो फ्री एजुकेशन जो है उसमें क्या है, पहला पॉइंट है कि मीन्स दैट एनी चाइल्ड्स एडमिटेड इन द स्कूल विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी काइंड ऑफ फीस। मतलब किसी भी तरह की कोई फीस उसे प्रोवाइड नहीं करनी है स्कूल में, और क्या है उसका जो लाइक ट्यूशन फीस हो गया या यूनिफॉर्म या बुक हो गया या स्टडी मटेरियल, इनसे रिलेटेड किसी प्रकार की उसे फीस नहीं देनी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये कहता है कि इट अदर्स वर्ड इट इम्पेल टू एजुकेशन वाइल इट फ्री फ्रॉम एंजाइटी और स्ट्रेस फेयर। ठीक है, या कह सकते हैं कि उसे किसी प्रकार का डर या उसके दिमाग में टेंशन या फिर उसे एंजाइटी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए स्कूल में, कि अगर जाने से वो डरे नहीं कि बच्चा कि अरे मैं अगर काम पूरा नहीं किया है तो मुझे वो टीचर मारेगा या वो कुछ डांटेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये नहीं करना है कि बच्चा स्कूल में आने से डरे नहीं। स्कूल में जब वो आए तो किसी भी प्रकार का उसके अंदर भय नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बात है उसमें कहता है कि जो RT एक्ट है वो प्रोवाइड क्या करता है चिल्ड्रन के लिए कि एक्सेस एलिमेंट्री स्कूल्स विद इन अ डिफाइंड एरिया। मतलब जो स्कूल हैं वो आपके एक लिमिटेड एरिया के अंदर होने चाहिए। तो आपको पता होगा कि जो एलिमेंट्री यानी प्राइमरी स्कूल है वो 1 किलोमीटर के दायरे में, और जो आपका सेकेंडरी यानी कह सकते हैं अपर प्राइमरी जो है वो 3 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। उसके बाद आपका ये कि द लॉज कम्स इनटू द अफेक्ट इन, हाँ ये बात यहाँ पर ये बोली जा रही है कि ये जो आपका पूरा जो RT एक्ट जब इफेक्ट में आया था तो केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरे भारत में क्या हुआ था, ये लागू हो गया था। नेक्स्ट आपका आता है कि इंडिया कम्स, इंडिया जो है जब ये एक्ट आया और एक्ट आने के बाद बहुत ही बेहतर तरीके से जो हमें एक मौलिक अधिकार मिला था कि हमारा जो शिक्षा है वो मौलिक अधिकार के अंदर हमारे पास मिल चुका है, तो वो हमारा देश 135, ठीक है 135वां देश बन गया था। ये जो उन्होंने हमें दिया अधिकार, जो भारत है उसके पूरे जितने भी लोग हैं वहाँ पर रहने वाले
उन सबको एक अधिकार प्राप्त हुआ जिसमें वो अपना एजुकेशन को एक एलिमेंट्री या एजुकेशन जो है उनका मौलिक अधिकार के रूप में उन्हें ले सकते हैं वो, ठीक है। उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता, किसी भी कास्ट या रीजन के किसी भी हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी उन्हें अब ये रोक नहीं सकता कि आप स्टडी नहीं कर सकते। पहले ऐसा हुआ करता था कि वो लोग जो बड़े या उच्च कास्ट के लोग हैं तो वो उन्हें रोकते थे कि नहीं आप एजुकेशन या आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का ये ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आता है कि राइट टू एजुकेशन ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटी। अब यहाँ बात करी जा रही है डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनके लिए क्या इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। उनका जो है नॉर्मल का आपको पता है कि 6 से 14 ईयर का होता है, उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है, बट यहाँ पर क्या है वो 18 कर दिया गया है, ठीक है। वो बढ़ा के कितना 18 ईयर तक उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाएगी, ओके। तो ये इसमें है। और कौन सा एक्ट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि अब यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे भी जाते हैं कि ड्यूटी के ऊपर क्वेश्चन की बात करता है कि ड्यूटी कौन सी है और कितना देना है कितना नहीं। तो ड्यूटी ऑफ पर्सन जो है, ऐसा नहीं है कि जो पेरेंट्स उनकी कोई ड्यूटी नहीं बनती, जो पेरेंट्स हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि जो उनका बच्चा है उसे वो एलिमेंट्री स्कूल में एडमिट कराएं और उनको वो भर्ती कराएं या उनका एडमिशन कराएं। ये आर्टिकल 51A/K, ठीक है, ब्रैकेट के अंतर्गत दिया गया। ये आपको आर्टिकल यहाँ पर याद रखा है कि आर्टिकल जो अगर बोल देता है कि आर्टिकल 51A और K लिखता है ब्रैकेट में, तो इसके अंतर्गत क्या बात की गई है। तो इसमें यह कहा गया है कि जो माँ बाप हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती कराएं और उसका दाखिला कराएं। केवल टीचर का ही सब कुछ दायित्व भी नहीं है। फिर नंबर ऑफ टीचर की बात करते हैं कि कौन सी क्लास के अकॉर्डिंग, कितने बच्चों के अकॉर्डिंग या क्या रेशो रहेगा। तो देखिए पहला जो कहते हैं कि अगर बच्चे जो हैं अप टू 60 हैं तो आपको 2 टीचर का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कहता है कि अगर 60 to 90 हैं तो आपके पास जो है 3 अध्यापक की नीड होगी। उसके बाद अगर 90 to 120 हो जाते हैं, 90 से 120 हो जाते हैं तो 4 टीचर की आपके पास रिक्वायरमेंट होगी। और अगर 150 बच्चा हो जाता है तो आपके पास 5 टीचर होंगे प्लस एक हेड टीचर होगा, ठीक है, या हेड मास्टर कह सकते हैं। उसके बाद बिल्डिंग की बात करते हैं कि बिल्डिंग में आखिर क्या क्या चीज़ हमारे पास कैसे होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए। पहला जो पॉइंट है, एटलीस्ट जो आपका क्लासरूम है, प्रत्येक टीचर का एक अपना क्लासरूम होना चाहिए, यानी क्लासरूम फॉर एनी टीचर्स एंड ऑफिस कम स्टोर कम हेड टीचर्स रूम, ठीक है। तो एक जो हेड टीचर उसका एक रूम होना चाहिए, प्लस जो टीचर्स आपके पास हैं अवेलेबल उनका एक रूम होना चाहिए, जिसमें अलग अलग रूम, प्राइवेट या कह सकते हैं सेपरेट रूम होना चाहिए। दूसरी बात है कि सेपरेट टॉयलेट भी होनी चाहिए गर्ल्स एंड बॉय के लिए। उसके बाद आपका आता है किचन होना चाहिए, जिसमें क्या है मिड डे मील बने और उन बच्चों को दिया जाए। प्रिपेयर करने के लिए हम कह हैं कि जो उनके पास किचन अवेलेबल होना चाहिए। प्ले ग्राउंड भी बहुत मस्ट है, होना चाहिए। और फिर सेफ होना चाहिए। फिर जो वाटर है आप लाइक RO या जो भी एक सेफ वाटर होना चाहिए जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे और उनके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर हो। अब मिनिमम वर्क डे की बात करते हैं कि मिनिमम वर्क डे कितना हमें करना है। तो अगर बात करें 200 जो है वर्किंग डेज हैं आपके 1 to 5, ठीक है, 1 से 5 क्लास के जो टीचर हैं उनके लिए पूरा 200, ठीक है, डे वर्किंग का है। और 220 वर्किंग डे जो है आपका 6 से 8 वालों के लिए। नेक्स्ट, अब इंस्ट्रक्शनल आर्ट्स की बात करें तो ये 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स हैं पर एकेडमिक ईयर, ठीक है। ईयर में उन्हें 800 घंटे काम करना है आपका 1 to 5th क्लास वाले जो टीचर हैं, और 1000 घंटे जो हैं वो आपका 6 to 8 वाले के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक। अगर हमसे पूछ लेता है कि एक वीक यानी आपका एक हफ्ते में कितना हमें टाइम देना है, तो वो 45 घंटा है, जो आपको इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग आवर्स, ठीक है, आपका जो वहाँ पर काम करना है एक हफ्ते में 45 आवर्स काम करना है। और फिर अगर हम बात करते हैं उसके बाद लाइब्रेरी आता है। तो लाइब्रेरी में आपके पास क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी मस्ट तरीके से स्कूल के पास होनी प्रोवाइड करे, या जैसे कि जो भी न्यूज़पेपर है या मैगजीन है उसके पास बुक हैं, ठीक है, मैगजीन हो गई या स्टोरी बुक्स हो गई, ये सारी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए। लास्ट आता है आपका प्ले मटेरियल के पास क्या क्या होना चाहिए। तो जो भी चीज़ प्रोवाइड की जाए अकॉर्डिंग टू क्लास, उनको जो भी रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें उनके पास होनी चाहिए खेलने के लिए सामान। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.